Hello everyone, I am Amitabh and I welcome you to the 7-month strategy for reading comprehension. So without further ado, let's dig in कि after all हमारी 7-month strategy होनी क्या चाहिए. Starting with the very first month, यहां पर हमारा रीडिंग फाउंडेशन और साथ ही साथ जॉनरा एक्सपोजर बहुत जरूरी है. द रीजन बिहाइंड दैट इज रीडिंग की जब मैं बात करता हूं तो रीडिंग इज नथिंग बट अ हैबिट. एंड अनफॉर्चुनेटली अगर मैं एक नॉवल रीडर हूं तो मुझे दूसरी कंटेंट को रीड करने में अक्सर प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ माय लाइकिंग. तो यहां पर मेरा सबसे फर्स्ट मंथ का मेरा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं डाइवर्सिफाइड जॉनरास को रीड करूं, दैट इज थ्रू न्यूज़पेपर, सो दैट मेरी रीडिंग हैबिट डेवलप हो. सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स एंड जॉनरा. अगेन जॉनरा में, हर जॉनरा में एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है, उसमें भी छोटे छोटे डाइवर्सिफिकेशन होते हैं. फॉर एग्जांपल, आप जब नॉवेल रीड करते हैं तो अगर आप रोमांटिक नॉवेल रीड करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखा गया है. वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि मिस्ट्री है तो उसका एक पर्टिकुलर जॉनरा है. द सेम थिंग हैपन्स विद दिस थिंग टू कि जब मैं न्यूज़पेपर रीड करता हूं तो डाइवर्सिफाइड जॉनरास का अलग अलग स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, सो दैट यू बिकम कंफर्टेबल इन दैट. And lastly, concept application of reading comprehension. Now concept application से मेरा मतलब है कि यहां पर मुझे मेन आइडिया कैसे निकालना है, मेन आइडिया तक कैसे पहुंचना है, वो मुझे क्लियर हो. देन सपोर्टिंग आइडियाज क्या होते हैं, आई शुड बी एबल टू नो दैट. ठीक, प्रेमिस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कैसे वहां तक पहुंचा जाता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस देके फर्स्ट मंथ की ट्रेनिंग करें तो इससे हमारा सबसे पहली चीज है कि हमारा जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला फैक्टर है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा. एंड अगेन आई गेस दिस रीडिंग शुड बी अराउंड हाफ एन आवर टू 1 आवर डेली वुड सफाइस. अगर हम इतना करते हैं और जेन्युइनली और सीरियसली करते हैं तो इट इज मोर देन इनफ. लेकिन अगर हम लोग इससे बेईमानी कर रहे हैं तो देन यू हैव टू एक्सटेंड योर टाइम. सेकेंड इज कि यहां पर न्यूज़पेपर कौन कौन से रीड करने हैं. द बिगेस्ट क्वेश्चन, सबसे पहले है द हिंदू, हिंदू के बाद इंडियन एक्सप्रेस, द वायर, टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ एंड डाउन टू अर्थ. नाउ मेनी ऑफ यू वुड थिंक कि सर टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों. आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज मैं चाहता हूं आप लोग इसे रीड करो, नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल के अगर मैं पेपर लेता हूं क्लैट के तो इनसे मेजरली और लार्जर कंटेंट उठाया गया है, दैट्स फॉर श्योर. वहीं पर मैं यहां आता हूं तो इससे भी कंटेंट लिया गया है, लेकिन यहां पर जो कंटेंट लिया गया है ये उतना फ्रीक्वेंसी में नहीं लिया है. द स्वेडल से आया है, प्रिंट से आया है, हिंदुस्तान टाइम्स से आया है, इकोनॉमिक्स से आया है, मिंट से आया है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से आया है, न्यूज लॉन्ड्री से, फ्रंट लाइन से, बार एंड बेंच, लाइव लॉ एंड आई प्लीडर. ये सारे वो कंटेंट है जहां से उठाया गया है. तो इन सोर्सेस के थ्रू हमें अपने आप को बेटर प्रिपेयर करना है. अगेन इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि क्या सिर्फ यहीं से ही आएगा, नहीं, बाहर से भी आ सकता है, लेकिन लार्जली उन्होंने इस पर रिजॉर्ट किया है तो हम एटलीस्ट उनका कंटेंट वेरिएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर हम इनके साथ रिजॉर्ट करते हैं. अब करना कैसे है, आप इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं कि एक दिन आपने हिंदू किया, उसके साथ आपने इंडियन एक्सप्रेस कर लिया या टेलीग्राफ कर लिया या डाउन टू अर्थ पढ़ लिया. तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके ऊपर रहेगा कि आप किस तरीके से करते हैं. आप एक दिन में 2 को भी उठा के कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 15-15, 20-20 मिनट के टाइम में आप इसको वेरी कर सकते हैं. इट्स ऑल ऑन यू. देन सेकेंड मंथ तक आते आते हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा समरी, स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट जो है उस पर अब हमको फोकस करना शुरू कर देना है. क्यों? क्योंकि हम लोग इनिशियली अपने जॉनरा से कंफर्टेबल हो गए हैं, राइटिंग स्टाइल से कंफर्टेबल हो गए हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं. अब हमारा समरी और वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. यहां पर हमारा गोल होना चाहिए कि हम पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर सकें, उसके नैरेटिव फ्लो को रिकॉग्नाइज कर सकें, एंड लास्टली कि वो ट्रांजिशनल फेजेस जो होते हैं, जब ऑथर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है, दूसरे से तीसरे की तरफ जाता है, तो जनरली क्या होता है, हमारा लिंक ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं. एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. ठीक है, तो यहां पर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप दिमाग में रीफ्रेश करते चले कि जो भी उसने बोला है आप उसको दिमाग में लाइन अप कर लें कि अच्छा उसने ऐसा बोला था, फिर ऐसा बोला था, फिर ऐसा बोला था. ओके, ताकि इससे आपका
स्ट्रक्चर के साथ साथ नैरेटिव फ्लो भी आपका मेंटेन रहे कि अचानक से आपको कोई चीज आउट ऑफ द ब्लू ना लगे। और ये ट्रांजिशनल फेज जो होता है ये हर राइटिंग में होता ही होता है, जिसको आप रीड आउट करोगे तो आपको धीरे धीरे करके वो चीज अंडरस्टैंड होने लगेगी। देन थर्ड मंथ में हम लोग आते हैं तो यहां पर अब हमारा स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए कि हमारे इन्फेरेंसेस जो हैं उस पर हमारा कमांड बढ़े। पैराफ्रेजिंग जो है, अब ये पैराफ्रेजिंग जो हमने अपनी तरफ से पैराफ्रेजिंग करी थी, अब उसके साथ साथ हम एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ राइटर की जो लिखी हुई वोकैबुलरी है, राइटर का जो लिखा हुआ पॉइंट है उसी के थ्रू करें एंड डीप डाइव करें आरसी के लॉजिक्स पे एंड आर्गुमेंट टेक्निक्स पे कि ऑथर किस तरीके से अपने आर्गुमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर अल्टीमेटली गोल होना चाहिए हमारा कि हम इंप्लिसिट आइडियाज को बिल्कुल अच्छे से फिगर आउट कर लें और पैराफ्रेजिंग पर भी हम लोग अपनी कमांड करें। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हैंडल डेंस आरसीज विद एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड डिफिकल्ट ट्रांजिशन। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, व्हाट डू आई मीन बाय डेंस आरसीज। अब यहां पर अगर मान लो कोई आर्ट्स का आ गया, लिटरेचर का आ गया, या फिलॉसफी का आ गया, या साइकोलॉजी का आ गया, तो यहां ये वो एरियाज हैं जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते इन जनरल। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम कि मैं फिर कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूं। तो यहां पर मुझे उन पर्टिकुलर एरियाज को टारगेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट द कंसोर्शियम कि आप ये नहीं देना, दे कैन गिव एनीथिंग। लार्जली अगर मैं लास्ट ईयर्स के पेपर को देखूं तो आरसी में उन लोगों ने फिक्शन की तरफ ज्यादा फोकस किया है, फिक्शंस को रखा ही है, फिक्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और उसी के साथ साथ उन्होंने आर्ट का भी उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना एसेंस रखा है। आउटराइटली कंप्लीटली डेडिकेटेड टू आर्ट्स नहीं रहा है। फिलॉसफी तो उन्होंने ली ही है। तो यू विल अंडरस्टैंड ओके कि किस तरीके से मुझे उसको क्रैक डाउन करना है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके इनिशियल 1 और 2 मंथ्स में जो आपने किया है वो प्रॉपरली डन हो। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं 4 मंथ में। 4 मंथ में हमारा अब टारगेट हो जाना चाहिए स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी एंड दैट इज अंडर टाइम। अब क्वेश्चन आता है इनिशियली कि क्या सर हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए टाइम पर, क्या सर हमको फोकस करना चाहिए रीडिंग स्पीड पर, हमको क्या चीज पहले देखनी है क्या बाद में देखनी है। देखो बेटा, अगर आप लोग एक्यूरेसी की बात करते हो, ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड एक्यूरेसी इज मस्ट। एक्यूरेसी जो है ये तो मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए। बिना इसके अगर आपकी स्पीड ज्यादा है कम है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल पूरे क्वेश्चन पेपर की, तो अगर मैं पूरे क्वेश्चन पेपर में देखता हूं क्लैट के, तो क्लैट के लास्ट 5 इयर्स में जो ऑन एन एवरेज आता है वो समवेयर अराउंड 16,000 टू 20,000 के बीच में, आई एम टेकिंग रफली, हाँ, अराउंड 18,000 टू 19,000 ये, पर मैं वर्स्ट के सिनेरियो में 20,000 लेके चल रहा हूं। तो एवरेज अगर मैं आके देखूं यहां पर, तो इतने वर्ड्स मुझे पढ़ने हैं पूरे पेपर में, पांचों सेक्शन मिला के। अब यहां पर देखो कि टाइम मुझे मिलता है 120 मिनट। अगर मैं 120 मिनट के साथ इसको देखता हूं और इसको देखता हूं, तो मेरा जो वर्ड लिमिट आता है वो आता है समवेयर अराउंड 150 वर्ड्स पर मिनट। तो इससे अगर आके देखूं तो 167 वर्ड्स पर मिनट का। तो अब ये सिर्फ रीडिंग है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन एंटेल नहीं है। अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन भी एंटेल करने जाऊं तो यहां पर अगर मेरे 200 वर्ड्स पर मिनट होते हैं, दैट इज फ्रॉम दी 16,000 वर्ड्स, और अगर इसको देखूं तो यहां पर थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करके 225 वर्ड्स पर मिनट की अगर मैं स्पीड रखता हूं, रीडिंग स्पीड रखता हूं विद कॉम्प्रिहेंशन, तो आई एम इन अ वेरी 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 गुड प्लेस टू हैंडल इट। अब इसको गोल, अब आपका इसमें गोल क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज है स्टेमिना। देखो बेटा, हम जब भी रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग में कई बार ऐसा होता है कि हम रीड तो कर रहे हैं बट समवेयर वी आर ऑल टुगेदर ऑन अ डिफरेंट प्लेन। हम अपने कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, कहीं म्यूजिक चल रहा है हमारा ध्यान उस पर चला गया ना, ऑल ऑफ अ सडन वी ब्रिंग बैक आवरसेल्फ टू दैट, और उसमें हम लोग कई सारी लिंक्स छोड़ देते हैं। फिर कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी देखा गया है कि वो रीड कर रहे हैं लेकिन इनिशियल रीडिंग उनकी बहुत अच्छी जा रही है, बाद में आते आते उनका स्टेमिना जो है
वो खत्म हो गया है। देखो आपका ब्रेन जो है ना वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है, तो एग्जॉस्शन को हटाने के लिए ये स्टेमिना बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 घंटे तक यू हैव टू बी देयर मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, ठीक। और आपका जो टाइम है बिना एक्यूरेसी को ड्रॉप किए आपका टारगेट होना चाहिए, दैट इज अ मस्ट, है ना। नाउ अब मैं आता हूं फिफ्थ मंथ पर। फिफ्थ मंथ पर आकर अब मुझे स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहिए मेरे मॉक टेस्ट फेज को। यहां पर मैं अपने आप को अंडर स्ट्रेस टेस्ट करना शुरू करूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मुझे 4 या 5 पैसेजेस को क्वेश्चंस के साथ हैंडल करने में अराउंड 25 मिनट्स टू 28 मिनट्स लगते हैं, तो मैं यहां पर अपने आप को थोड़ा सा 2-3 मिनट का टाइम कम करके, और बहुत अनरियलिस्टिक टाइम नहीं कम करना है ना, कि मैं इसको 18 मिनट कर देता हूं, मैं इसको 20 मिनट्स कर देता हूं, नो, ये अननेसेसरी प्रेशर आप दे रहे हो। आप रियलिस्टिक प्रेशर दो, जो हो सकता है कि आपने 2-3 मिनट कहीं मॉक में इधर उधर वेस्ट कर दिए हो, तो आप इसको लो 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स, ये आपका मैक्स टाइम लेकर आप इसे फिगर आउट करो, ठीक है। इससे ज्यादा आपको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है ना। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट आरसी, ठीक है। यहां पर मैं आरसी को लेकर बात कर रहा हूं। यहां पर आपका एक्चुअल गोल होना चाहिए कि जो एग्जाम का प्रेशर है आप उसको हैंडल करने के लिए बिल्कुल रेडी रहो। कई बार ऐसा होता है बेटा, आप चाहो या ना चाहो, कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपको स्ट्रेस आ जाता है कि अरे यार अब इतना कम टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने किसी 1 या 2 पैसेज या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में मोर देन इनफ टाइम दे दिया, एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जो हो जाती है, आप चाहो या ना चाहो। तो उसको मेंटेन करने के लिए लेट्स से कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हिट करते हो, तो आपका एग्जाम प्रेशर जो है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये फाइनल एग्जाम है, इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आएगा, तो ये ऑलरेडी आप घर पे ट्राई करो। देन रिफाइन योर स्ट्रैटेजी, पहले कौन सा लेना है, सेकंड सेक्शन कौन सा लेना है, थर्ड कौन सा लेना है, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज नो वन टेक्निक दैट इज बेस्ट फॉर ऑल। हर स्टूडेंट अपने अपने आप में अलग स्टूडेंट है, अलग तरीका है, अलग वे है उसका करने का। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को भी कंटिन्यूसली रिफाइन करते रहें और अपनी एलिमिनेशन टेक्निक पर बहुत स्ट्रांगली काम करें, ठीक है। और जब मैं एलिमिनेशन टेक्निक की बात करता हूं, तो आई एम वेरी सीरियस अबाउट वन थिंग, दैट इज कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के ही अकॉर्डिंग आपका एलिमिनेशन होना चाहिए, सो दैट, क्योंकि एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन टेस्ट करता है थ्रू कॉन्सेप्ट्स। कॉम्प्रिहेंशन तो है ही है, बिना कॉम्प्रिहेंशन के तो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट इज टेस्टेड इन एग्जाम। नाउ अगर मैं आके लास्ट 6 to 7 मंथ्स की बात करता हूं, तो यहां पर आपका होना चाहिए फाइनल रिवीजन और डेली आरसी ड्रिल्स। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, और इसका एक्चुअल गोल होना चाहिए कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें, कीपिंग द कंसिस्टेंसी, मेंटेनिंग योर कॉन्फिडेंस एंड बीइंग इन टाइम। इस पर आपको फोकस करके करना है। कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर ये आप मेंटेन कर जाओगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जहां ये ड्रॉप हो जाएगी। यहीं पर आपका इमोशनल स्टेट जो है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, दैट इज कॉन्फिडेंस। कि आपको ये नहीं सोचना है कि हे भगवान अब मेरे आखिरी टाइम बचा है, अभी भी मेरा ऐसा हो रहा है, नहीं। क्यों हो रहा है उस पर फिगर आउट करो, उस पर वर्कआउट करो, एंड ट्रस्ट मी, योर फैकल्टी विल गाइड यू। इफ यू ट्रस्ट योर फैकल्टी, whatever he or she tells you, just follow it. They know it, okay. Now the last thing is that don't stress yourself unnecessarily, okay. Don't stress it, अपने आप को बिल्कुल अननेसेसरी स्ट्रेस मत डालो। कंसिस्टेंसी इज द की। रोज थोड़े थोड़े कदम उठाओगे, अपने गोल के पास पहुंच जाओगे। एक दिन में लीप लेने की कोशिश मत करो कि मैं लंबी लंबी जंप लेकर जाता हूं। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी विच वे। All right, so happy learning, and I'll be coming with more such sessions for you. Thank you and best of luck for the preparation.